नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूबर डी के परिवार में। आज हम इस वीडियो क्लास में हिंदी की शुरुआत करेंगे, जो सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी निश्चित तौर पर। दोस्तों, मैं खुद यही पढ़ रहा हूँ, यही नोट्स, और आप चाहें तो बिना नोट्स बनाए मेरे इस नोट्स को बार बार पढ़कर, देखकर, रिवाइज कर किसी भी एग्ज़ाम में मदद ले सकते हैं। आइए आज शुरू करते हैं। हिंदी एक सीरीज बना के पढ़ा जाएगा, छोटे छोटे वीडियो में तोड़ तोड़ के। और आज का पहला कोटेशन आज देखें। अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। फिलहाल आज का ये कोटेशन था, आगे बढ़ते हैं। ये है आपका हिंदी का शुरुआत चैप्टर। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिंदी में हिंदी का विकास कैसे हुआ, कैसे निर्माण हुआ हिंदी का, कहाँ से हुआ। तो आइए यहाँ से देखते हैं। हिंदी विकास। हिंदी का विकास संस्कृत से माना जाता है। इसका विकास संस्कृत से रूप परिवर्तित होते 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 और ही एक समय में हिंदी का निर्माण हुआ है। तो हिंदी का विकास पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले संस्कृत से शुरुआत करना पड़ेगा। और संस्कृत का समय माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक किसका कार्य समय है? संस्कृत का। संस्कृत भी दो भाषाओं में इसकी दो शाखाएं थी। संस्कृत की दो शाखा में ये बटा हुआ था। पहला वैदिक भाषा, दूसरा लौकिक भाषा। अब इसमें अंतर क्या था? देखिए, वैदिक भाषा जो थी वो थोड़ा कठिन था, लोगों की समझ से थोड़ा परे था, कठिन था, वो साहित्य के नज़दीक था। और इसीलिए इसमें रचना क्या हुआ? वेद, उपनिषद इसमें लिखा गया वैदिक भाषा में ही। लेकिन जो लौकिक भाषा थी वो सरल थी, लोगों के समझने में, बोलने में, हर एक चीज़ में सहज थी। तो वो समझ के नज़दीक थी, लोगों की भाषा थी वो, जो व्यवहार में लोग बोलते थे। तो लौकिक भाषा में ही रचना किसकी हुई? रामायण की, महाभारत, इसकी में रचना लिखा गया इसमें। यानी कि वैदिक और लौकिक में है, संस्कृत की दो शाखाएं हैं। और इसमें हमने देखा वैदिक साहित्य के, वैदिक भाषा साहित्य के नज़दीक था, जिसमें रचना वेद, उपनिषद में लिखा गया। और लौकिक भाषा समझ के नज़दीक था, जो लोग आपस में बोल चाल में ज़्यादा प्रचलित थी, सरल थी। तो इसमें रामायण, महाभारत की रचना हुई। अब वैदिक भाषा क्या था? वैदिक भाषा कठिन होने के कारण इसका विकास रुक गया। लेकिन लौकिक भाषा सरल होने के कारण, सहज होने के कारण धीरे धीरे निरंतर विकास इसमें होता गया। आगे चलकर इसी लौकिक भाषा का निर्माण एक नए भाषा के रूप में निर्माण हुआ, जिसको पाली नाम से जाना गया। अब पाली शब्द जो निर्माण में जाना गया, तो इसकी पहचान 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक मानी जाती है। और इसी समय बौद्ध धर्म भी आ गया था। पाली बौद्ध 500 ईसा पूर्व से लेके 1 ईस्वी तक, और इस समय पाली के समय यानी 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी के बीच में इस समय बौद्ध धर्म आ गया था। इसके यानी कि बौद्ध धर्म का जो धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक, क्या है? त्रिपिटक किसका है? बौद्ध धर्म का, की रचना पाली में ही हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की धर्म ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में रचना हुई है, किस भाषा में है? तो आप कह सकते हैं पाली। और समय कितना है? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। इसमें देखिए कई क्वेश्चन आपका बनता है। जैसे पाली का समय क्या है? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। अब बौद्ध धर्म का समय क्या है? तो आप कह देंगे 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। आप कह देंगे बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो त्रिपिटक।
त्रिपिटक की रचना किस भाषा में हुई? पाली। तो सारे इसमें कई क्वेश्चन इसमें तैयार हो जा रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं। यही पाली भाषा आगे चलकर एक नई भाषा का रूप लेती है जिसे प्राकृत के नाम से जानते हैं। और इस प्राकृत का समय माना जाता है 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक। 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक किसका? प्राकृतिक का। और ये प्राकृतिक भाषा से संबंधित एक जो धर्म प्रचलित है वो है जैन धर्म। प्राकृतिक भाषा जब बनी इस समय जैन धर्म प्रचलन में था, जैन धर्म आ गया था। अब इसके जो जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है क्या है? आगम। क्या है? आगम। इस आगम की रचना भी क्या है? प्राकृत में ही है। अब यहाँ पे देखिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। प्राकृत भाषा कितने समय की है, कब की है? तो आप कह सकते हैं इसका समय 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक माना जाता है। तो जैन धर्म का समय कब है? 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक मान सकते हैं। अब ये कह सकते हैं जैन धर्म की भाषा, जैन धर्म की भाषा क्या थी? प्राकृतिक थी। और नेक्स्ट, जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ आगम किस भाषा में रचित की गई, रचना हुई? तो प्राकृतिक। इतना क्वेश्चन यहाँ बन गया। आगे, अब यही प्राकृतिक का जब समय बीतता गया, वक्त के साथ इन्हीं के शब्दों में, वाक्यों में जो है बदलाव आने लगा। तो समय बीतता गया, शब्द बिगड़ते गए। जैसे समय बीता, प्राकृतिक के शब्द क्या करते? बिगड़ते गए। जैसे रामेश्वर है तो रामेश्वर को रामेश्वर पढ़ा जाने लगा, इसका बिगड़ा हुआ रूप। ऐसे ही सारे शब्द क्या हुए? बिगड़े जाने लगे। और इंसान अपने सुविधा के अनुसार, मानव ने क्या किया? शब्द अपने हिसाब से बोलना चलने लगा। तो हुआ क्या? इसी प्राकृतिक का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश के नाम से जाना गया। और प्राकृतिक भाषा के शब्दों का रूप बिगड़ने से अपभ्रंश का जन्म हुआ। ठीक, इस अपभ्रंश का समय कितना माना जाता है? 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक। 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक। अब यहाँ हमने प्रकृति को देखा 500 ईस्वी तक खत्म। अब यहाँ 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक क्या हुआ? अपभ्रंश शुरू हुआ। अब अपभ्रंश की भी कई शाखाएं हैं, लेकिन इसकी जो सौरसेनी अपभ्रंश है, जो इसकी शाखा एक सौरसेनी अपभ्रंश के नाम से जानी जाती है, इसी से हिंदी का जन्म हुआ। ये अपभ्रंश का एक प्रकार है सौरसेनी, इसी से हिंदी का जन्म हुआ। और हिंदी का समय 1 ईस्वी से लेके 1050 विक्रम संवत तक माना जाता है। यानी कि अगर आप क्वेश्चन बने कि अपभ्रंश का समय क्या है, तो 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक। सौरसेनी अपभ्रंश क्या है, किसकी शाखा है? तो अपभ्रंश की शाखा है। और हिंदी का जन्म किससे हुआ? तो अपभ्रंश के एक शाखा सौरसेनी अपभ्रंश शाखा से हुआ। हिंदी का समय क्या है? 1000 ईस्वी से लेके 1050 यानी 1050 विक्रम संवत तक। ठीक है, आगे हम इसके देखेंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए हिंदी के विकास का भौगोलिक दृष्टिकोण। हिंदी के विकास का पहले भौगोलिक दृष्टिकोण हम देख लें। देखिए हिंदी का देखें तो हमारा जो मध्य भारत है, हमारा मध्य भारत, जिसमें झारखंड, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आता है, इसमें हिंदी का प्रचलन है। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से इसमें ही हिंदी की उपलब्धता अधिकतर मानी जाती है, इसमें पाई जाती है। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये राज्य। इसके साथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी क्या है? हिंदी का अच्छा खासा उपस्थिति पाया जाता है। ठीक है, तो ये 11 ऐसे राज्य हो गए हैं जो भारत में हिंदी इसमें प्रचलन में है। ये हो गया भौगोलिक दृष्टिकोण जिसमें हिंदी पाई जाती है।
अब संवैधानिक दृष्टिकोण अगर देखा, इसमें देखिए क्वेश्चन है, इन सभी राज्यों में अंडमान निकोबार के साथ हिंदी भाषी का निवास ज़्यादा है। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हुआ है संवैधानिक दृष्टिकोण, यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से संवैधानिक दृष्टिकोण शुरू हुआ है। अब भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में स्थान दिया गया है हिंदी को, ठीक है। और संविधान का भाग 17 हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थान देता है। और इसका अनुच्छेद के रूप में विस्तार देखें तो 343 से लेकर 351 तक है हिंदी के बारे में वर्णन। अब भाषा का स्वरूप एक बार देख लेते हैं। भाषा का स्वरूप होता क्या? देखो, एक होता है बोली। बोली जो होता है इसका क्षेत्र सीमित होता है, एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली होती है ये। इसमें क्षेत्रीय अंतर पाया जाता है। मतलब क्या कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जैसे जाएंगे उसमें बोली भाषा बदल जाती है। मतलब एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसको बोली कहते हैं। भाषा क्या होता है, इसका क्षेत्र व्यापक होता है, बहुत बड़ा होता है। इसमें क्या होता है, ढेर सारी बोलियां मिलकर एक भाषा का निर्माण करती हैं। यानी छोटे छोटे राज्यों में जो बोली बोलती है तो सारे ढेर सारी बोलियां मिल जाती हैं एक रूप से, तो वो व्यापक रूप से क्या करती हैं, भाषा का निर्माण करती हैं। यानी कि बोली का क्षेत्र, बोली का तात्पर्य एक छोटे से क्षेत्र से है, भाषा का एक बड़े से व्यापक से क्षेत्र, जैसे किसी राज्य का हो गया बड़े पैमाने पे कई जिलों मिला के, और इस तरह से अगर कोई भाषा बोली जाती है तो वो भाषा हो जाएगा कई बोलियां मिलाकर। मातृभाषा क्या होती है, जो माता के मुख से, समाज से, परिवार में बचपन से, जन्म से जो हम सीखते हैं, सुनते हैं, बड़े होते हुए सीखते हैं जिस भाषा को, उसी को मातृभाषा कहते हैं। अभी सबकी अपनी अपनी भाषा हो सकती है। हमारी, हम बचपन से हिंदी सीखते हैं तो हिंदी हो सकती है, किसी की बचपन से गुजराती हो सकती है, किसी की राजस्थानी, किसी इंग्लिश हो सकती है। मतलब अलग अलग जिस जहाँ पे आप पैदा होते हैं, जिस परिवार में, जिस परिवेश में, वहाँ पे जो भाषा प्रचलित होती है, बचपन से हम वही सुनते आते हैं, तो वही हमारी मातृभाषा हो सकती है। सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है। राजभाषा क्या होती है, शासन प्रशासन की भाषा जो होती है, जिस भाषा में शासकीय राजकीय कार्य होते हैं, वो राजभाषा होती है, ठीक है। अब राष्ट्रभाषा, अब शासन प्रशासन यहाँ कन्फर्म हो गया ना। जैसे हम डीएम को कोई पत्र लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी में ही लिखेंगे। कोई चीज़ इंग्लिश में लिख सकते हैं, तो ये शासन प्रशासन की भाषा है। इस समय तो हिंदी और इंग्लिश में कामकाज चलता है भारत सरकार का, तो हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है और इंग्लिश को कंडीशनल वैकल्पिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोनों का प्रचलन है। तो हिंदी को फिलहाल राजभाषा का दर्जा है। राजभाषा का दर्जा मतलब जिसने प्रशासन, शासन, सरकार जिसमें अपना काम करती है, जिस भाषा में लिखती है अपना सारा काम, प्रपत्र का काम, लिखा पढ़ी, अपना कार्यालय जो भी काम होता है। राष्ट्रभाषा किसी भी राष्ट्र के संपूर्ण जनता द्वारा या अधिकांश जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है। हमारे भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि संविधान में कोई ऐसी राष्ट्रभाषा का जिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में कोई ऐसी एक भाषा नहीं है जो संपूर्ण भारत द्वारा बोली जाए। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, ढेर सारी भाषाएं हैं, इसलिए कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। नोट, एक सीमित क्षेत्र की बोली का क्षेत्र की बोली का क्षेत्र बढ़ता है तो एक समय वह भाषा का निर्माण करती है। यानी क्या, एक सीमित क्षेत्र में कोई बोली है, उसका अगर व्यापक बढ़ता है, अधिक लोग बोलने लगते हैं, जिला से अलग जिला से धीरे धीरे कई जिलों में फैल जाता है, धीरे धीरे राज्य में पूरे बोलने लगते, तो बड़ा पैमाना अगर बोली बना लेती है अपना क्षेत्र, तो भाषा बन सकती है। और जब भाषा का क्षेत्र घटने लगे तो अंतिम रूप से बोली बन जाती है। जैसे एक पूरे राज्य में मान लीजिए कोई भाषा बोली जाती है और धीरे धीरे लोग उसको बोलना कम कर दे, धीरे धीरे विलुप्त होते लगे और धीरे धीरे कोई जिला में सिमट जाए, कोई एक जिले में, 2 जिले में बोली जाती है, तो वो भाषा भी क्या बन सकती है, बोली बन सकती है। विचारों की अभिव्यक्ति का सबसे मजबूत भाषा क्या होती है, मातृभाषा।
यानी कि आपकी अगर अपने दिल की अपने भावनाओं को व्यक्त करना है तो सबसे मजबूत भाषा मातृभाषा मानी जाती है। क्यों? क्योंकि हम बचपन से सीखे रहते हैं, उसमें हमारी भावनाएं जुड़ी रहती हैं। आसानी से हर व्यक्ति मातृभाषा में, अपने मातृभाषा में अपने विचारों का अभिव्यक्त कर सकता है मजबूत तरीके से। ठीक है, अब आगे देखेंगे। फिलहाल वीडियो लंबा हो रहा है और हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। आने वाली वीडियो में हम इस यहाँ से व्याकरण क्या होता है इस शब्द को देखेंगे। ठीक है, ओके भाई, नमस्कार। और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आया तो देखा करो यार, और थोड़ा सा शेयर किया करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, पसंद आए तो। ठीक है, ओके।